नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। तो संसद में पहला ब्रेक बजट सत्र के दौरान आज लग गया। संसद में ब्रेक लगा और सड़क पर महंगाई दौड़ने लगी। दो चेहरे स्क्रीन पर, जरा देखिए समझिए। तो पेट्रोल की कीमत 3 रुपए से ज्यादा और उधर 1 रुपए 90 पैसे डीजल। लेकिन दस्तक में बात यह नहीं होगी। दस्तक में बात आज होगी दरअसल उस भारत सरकार के राष्ट्रीय चिन्ह के साथ जुड़े सत्यमेव जयते के साथ, जिसमें लगता यही है वाकई कारवां गुजर गया। ये वक्त की बात है कि दरअसल आज़ादी के इतने बरस बाद भी ये गीत दोहराना पड़ता है बार बार। किस बात को लेकर ये गीत दोहराया जाए, गीत सुनाएंगे, लेकिन आज शुरुआत करते हैं अशोक चिन्ह और सत्यमेव जयते। तो पहचान तो यही है, अशोक चिन्ह और सत्यमेव जयते। और आज भी राज्यसभा सदस्य विजय माल्या और महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री रह चुके छगन भुजबल का लेटर पैड हो या फिर पहचान पत्र, उस पर अशोक चिन्ह भी रहता है और सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ रहता है। लेकिन देश के सामने दोनों की नई पहचान यही है कि सांसद रहते हुए विजय माल्या ने देश को 9,000 करोड़ का चूना लगा दिया, देश छोड़कर भाग चुके हैं। और छगन भुजबल मंत्री रहते हुए दिल्ली में महाराष्ट्र सदन बनाने में ही 100 करोड़ का खेल कर गए। और अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भुजबल को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने दिन के उजाले में सत्यमेव जयते की पहचान के साथ घोटाला किया। तो घोटाले करते वक्त माल्या के पत्र हो या फिर छगन भुजबल के निर्देश से जारी सरकारी पत्र, सभी पर अशोक चिन्ह और सत्यमेव जयते छपा था। और संयोग देखिए, अब दोनों के खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच कर रही है, जिसकी पहचान भी वही अशोक चिन्ह और सत्यमेव जयते है। तो सत्य की जीत होगी कैसे, जब मंत्री रहते हुए छगन भुजबल पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के महाराष्ट्र सदन के कंस्ट्रक्शन के लिए 52 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट 152 करोड़ में दे दिया। पहले ठेका एक फर्म को दिया और फिर सब कॉन्ट्रैक्ट अपने ही परिवार से जुड़ी कंपनियों को दे दिया। और दूसरी तरफ सांसद विजय माल्या के सत्यमेव जयते का सच यही कि उन्होंने घाटे में चल रही अपनी कंपनियों के लिए बैंकों से साठगांठ कर कर्ज ले लिया। जब 8,000 करोड़ नहीं लौटाए तो बैंकों ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया। तो सांसद के लेटर पैड पर अशोक चिन्ह और सत्यमेव जयते के नारे तले ब्लैक लिस्टेड होते हुए भी आईडीबीआई के अधिकारियों ने 900 करोड़ लोन दे दिए। तो संघर्ष से सत्ता तक पहुंचे छगन भुजबल ने राजनीतिक सत्ता की ताकत पैसे में ही देखी। और सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए माल्या ने सत्ता को पैसे के इशारे पर नचाया भी और खुद सत्ता बनकर मनमाफिक रईसी भी की। और भुजबल के भ्रष्टाचार की फेरिस्त जब ईडी ने छापों के बाद रखी तो सच कितना बड़ा। छगन भुजबल के बेटे पंकज के नाम 100 करोड़ के बंगले के होने का पता चला। 45,000 वर्ग फीट में फैले बंगले में 25 कमरे, स्विमिंग पूल और जिम। इसके अलावे मुंबई, ठाणे, नासिक, पुणे में परिवार के नाम अरबों की प्रॉपर्टी। तो नासिक के यवला से 10 बरस की उम्र में खाली हाथ मुंबई पहुंचे भुजबल के महाराष्ट्र में अरबों की संपत्ति में ईडी ने बांद्रा और सांता क्रूज की संपत्ति ही अटैच की। तो रईसी में पले बड़े विजय माल्या ने शराब को ब्रांड बना दिया, फिर एयरलाइंस खड़ी की और एशियन एज से लेकर सिनेब्रिट्स और बर्जर पेंट से लेकर क्रॉम्पटन और मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर से लेकर आईपीएल टीम तक खरीद डाली। यानी कभी पैसा लगाकर कंपनी खरीदी तो कभी कंपनी बेचकर पैसा कमाया। अय्याशी का आलम ये कि माल्या के पास अपना निजी बोइंग 727 जेट, 2 कॉर्पोरेट जेट, 3 याट है, बेशकीमती कारें, महंगे घोड़ों की भरमार है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन में प्राइवेट द्वीप है। स्कॉटलैंड, लंदन, मैनहट्टन में बंगले हैं। कर्नाटक में 400 एकड़ में उनका स्टड फार्म है, जहां के घोड़े दुनिया के बाजार में अरबों रुपए में बिकते हैं। तो आरोपों की फेहरिस्त में भुजबल राजनीति को पैसा बनाने का कारखाना मानते रहे और बनाते रहे क्या? और विजय माल्या ने कारोबारी बनकर राजनीति को भी कारोबार की तरह ही लिया क्या? और इस फहरिस्त में ना तो भुजबल की कमी ना माल्या की कमी, क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि संसद से लेकर विधानसभा तक में सैकड़ों नेता भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। और रिजर्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि देश के हजारों कारोबारियों ने देश को चूना लगा दिया है और हर किसी को पसंद है
यही अशोक चिन्ह और सत्यमेव जयते। तो जिनके पहचान पत्र के साथ, जिनके पैड पर और जिनकी अपनी पहचान के साथ जो कार्ड दिया जाता है उस पर अगर अशोक चिन्ह है और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है तो ये हाल है। और जिनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, चलिए आपको एक दूसरी दुनिया में लिए चलते हैं जो हिंदुस्तान के भीतर ही बसती है, जहां वहां के सच को भी देख लीजिए। ये सत्यमेव जयते का पार्ट 2 तो नहीं कहीं। यह देश का नायाब सच है। शिक्षक ने छुट्टी का आवेदन यह कहकर दिया कि पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है, तो फिर घर परिवार का पेट पालने के लिए उसे मेहनत मजदूरी तो करनी ही पड़ेगी, इसलिए उसको छुट्टी दे दी जाए। और शिक्षा विभाग ने भी छुट्टी दे दी। तो कल्पना कीजिए टीचर पढ़ाएगा क्या और खाएगा क्या? क्योंकि छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के डबरा ब्लॉक के इसी स्कूल के सहायक टीचर संदीप भारद्वाज का सच यही कि बीते 3 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला। परिवार को भूखे मरने की नौबत आने लगी तो पापी पेट के लिए संदीप ने शिक्षा विभाग से कहा, वेतन नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम मजदूरी करने के लिए छुट्टी तो दे ही दीजिए। और दिलचस्प यह है कि संदीप को मेहनत मजदूरी कर पेट पालने के लिए बकायदा छुट्टी दे दी गई। मुझे माह नवंबर से अभी तक का वेतन भुगतान नहीं हुआ है सर, इसलिए मैंने इस प्रकार का आवेदन दिया है ताकि मजदूरी करके मैं अपना घर का पालन पोषण कर सकूं सर, क्योंकि घर में कमाने वाला मैं सिर्फ एक ही कर्मचारी हूं। तो इस मॉडल स्कूल में सिर्फ संदीप नहीं बल्कि उसकी तरीके के 8 और टीचरों को वेतन नहीं मिल रहा। लेकिन सवाल सिर्फ इस स्कूल या 8 टीचरों भर का नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के तमाम जिला और जनपद पंचायतों में पढ़ाने वाले तकरीबन 1,70,000 शिक्षकों में से 65,000 शिक्षकों को बीते 3 महीने से वेतन मिला ही नहीं है। और सरकार का दावा है कि वह शिक्षकों के वेतन पर सालाना 11,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल कि तो फिर वेतन जा कहाँ रहा है? और यही बात आज सियासी तौर पर विपक्ष ने भी पूछ लिया। ये सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन का नमूना है। 11,000 करोड़ का बजट है और उससे इनको वेतन भी नहीं दिया जा रहा है, वो भी ऐन परीक्षा के समय। क्या संदेश जाएगा? तो छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग के नियमों के मुताबिक कोई भी सरकारी टीचर आकस्मिक अवकाश ले सकता है, लेकिन किसी कारोबार या मजदूरी के लिए बिल्कुल नहीं। तो जिन शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने पर कोई रास्ता समझ नहीं आया वो हड़ताल पर चले गए। जबकि संदीप को मजदूरी करने के लिए छुट्टी मिली तो कईयों की भौहें तन गई। किसी ने शिक्षा विभाग की संवेदनशीलता पर सवालिया निशान लगाया तो किसी ने संदीप की नीयत पर। और इन सब के बीच शिक्षा मंत्री ने संदीप को मेहनत मजदूरी के लिए मिली छुट्टी की जांच के आदेश भी दे दिए। मैंने कहा है कि जल्द से जल्द वेतन उनको दिया जाए ताकि इस तरह का कोई मामला सामने न आए। तो इन सब के बीच असल सवाल कहीं गायब हो गया कि आखिर एक शिक्षक को अपने घर परिवार का पेट पालने के लिए शिक्षक की नौकरी से इतर छुट्टी लेकर मेहनत मजदूरी करने की दिशा में क्यों बढ़ना पड़ रहा है? और वेतन अगर सरकार दे रही है तो वेतन गायब कहाँ हो रहा है? और इन सब के बीच सवाल 1-2 का नहीं बल्कि 65,000 शिक्षकों का है। तो फिर हर कोई अपने मूलभूत संवैधानिक हक के लिए किससे गुहार लगाए? एक तरफ सवाल भूख का, दूसरी तरफ सवाल शिक्षक की नौकरी का। न तो शिक्षा कर्मियों को वेतन देने में कोई दिलचस्पी दिखा रही है और न ही इनकी हड़ताल तोड़वाने में। सूरत हाल ये है कि हड़ताली शिक्षा कर्मियों की आवाज न कारखाने में तूती की आवाज की तरह दब कर रह गई है। कैमरामैन महेंद्र के साथ सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक। जी, जो भी समझिए लेकिन एक कदम आगे बढ़ाइए और अब मूलभूत स्थितियों में आ जाइए। मसलन शिक्षा की बात आपने देख लिया, पानी की बात की जाए। पानी राजनीति का सबसे बड़ा मंत्र, और इन सब के बीच देश के भीतर लकीर तो खिंचती नजर आई बहुत बार, लेकिन पहली बार नजारा ऐसा है कि अच्छा आपने कैनाल बनाई थी, हम कैनाल ही तोड़ देते हैं। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। एक दौर ये था और एक दौर ये हो चला है। जी, एक वक्त कैनाल में पानी जाता था और एक वक्त कैनाल ही तोड़ा जा रहा है। तो पंजाब के सतलज से पानी चले और हरियाणा के खेत लहलहाए, लेकिन पानी पहुंचाने वाले कैनाल को ही अगर तोड़ दिया जाए तो फिर पानी पंजाब से हरियाणा क्यों जाए? और पंजाब के किसान खुशी मनाए तो हरियाणा के किसान खून के आंसू बहाए। हालात कुछ ऐसे ही बन चुके हैं, क्योंकि सतलज यमुना लिंक कैनाल को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चली है। यानी जब पंजाब और हरियाणा सरकार में पानी को लेकर ऐसी लड़ाई शुरू हो गई तो संकट है कितना गंभीर यह इससे भी समझा जा सकता है कि पंजाब में चुनाव होने हैं और बीजेपी अकाली सरकार पंजाब के किसानों के लिए पड़ोसी राज्य हरियाणा में जाने वाले पानी को ही देने को तैयार नहीं।
यानी पंजाब में अकाली के साथ बीजेपी भी, हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार और केंद्र में भी बीजेपी की ही सरकार। लेकिन सवाल पानी का आया, सवाल किसानों का आया, सवाल किसानों के जरिए वोट बैंक का आया और सामने चुनाव है, तो फिर हर किसी का रास्ता अलग अलग और किसान भी अलग अलग। क्योंकि हरियाणा में मातम है तो पंजाब का किसान खुश है। आज हमें जो फैसला, ऐतिहासिक फैसला जो बादल सरकार ने किया है, उसके कारण जो जमीन वापस किसानों को मिली है, उनमें बहुत ही खुशी की लहर है। हमारा खुशी है जी, जमीन वापस मिल गई और क्या, अब दोबारा खेती शुरू करेंगे जी। दरअसल हरियाणा और पंजाब के बीच जल बंटवारे को लेकर पंजाब के सतलज और हरियाणा में बहती यमुना नदी के बीच लिंक कैलान के निर्माण की बुनियाद इंदिरा गांधी ने रखी थी। नहर का 122 किलोमीटर हिस्सा पंजाब में तो 92 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में पड़ता है। पंजाब में कैनाल के लिए 5376 एकड़ जमीन अधिकृत की गई और निर्माण के लिए हरियाणा ने पंजाब सरकार को 300 करोड़ रुपए भी दिए। तो 2004 में पंजाब सरकार ने विधानसभा में सतलज यमुना लिंक नगर का एग्रीमेंट रद्द कर दिया। लेकिन मौजूदा राजनीतिक घमासान शुरू तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में ही पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 पर राष्ट्रपति के रेफरेंस पर सुनवाई शुरू कर दी। और अब दिक्कत यह हो चली कि सवाल पानी का है तो हरियाणा और पंजाब दोनों सरकारें अपनी अपनी जनता के हित की बात कर रही है। और इस राजनीतिक लड़ाई में केजरीवाल से लेकर कांग्रेस तक हर कोई कूद चले हैं। तो ये कानूनी लड़ाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में ये विषय है, प्रेजेंशियल रेफरेंस के ऊपर सुनवाई हो रही है। और अभी जो कानून बना है उस पर भी कोई गवर्नर साहब ने तो साइन किए नहीं है। और इन सब के बीच हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटाया है तो सुप्रीम कोर्ट से फौरन दखल देने की मांग भी की है, जहां याचिका दाखिल हुई। लेकिन सवाल कोर्ट का नहीं, सवाल केंद्र सरकार का है, क्योंकि सरकारें कमोवेश हर जगह बीजेपी की ही है। सवाल यही, फिर विवाद क्यों नहीं सुलट रहा? क्या ये प्रशासनिक विफलता है या फिर राजनीतिक विफलता है या फिर चुनावी राजनीति ही सर्वोपरि हो चली है, जहां पंजाब की अकाली बीजेपी सरकार अपनी जमीन को देख रही है और हरियाणा सरकार अपने किसानों को देख रही है और केंद्र की मुखाफलत करने में हर कोई हिचक रहा है क्योंकि सामने चुनाव खड़ा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या वोटों की सियासत के लिए सब किया जा रहा है? कैमरामैन ओम रांटा के साथ सत्येंद्र चौहान, बनूड़, पटियाला, आज तक। तो वोट लेकर किसी को विधानसभा पहुंचना है, किसी को संसद पहुंचना है, लेकिन विधानसभा के भीतर हो या संसद के भीतर हो, एक सवाल नायाब तरीके से गूंज रहा है, भारत माता की जय आप कहेंगे या नहीं कहेंगे? और नहीं कहेंगे तो क्या होगा और कहेंगे तो क्या होगा और इन सब के बीच का रास्ता क्या होगा? तो आइए महाराष्ट्र विधानसभा आपको लिए चलते हैं। वहां से निलंबित किए गए विधायक बाहर आकर क्या कहते हैं। तो महाराष्ट्र में विधानसभा के मौजूदा सत्र के लिए निलंबित एमआईएम विधायक वारिस पठान ने बाहर निकलकर साफ कहा, उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा। और एक तरफ पठान बोले, किसी एक नारे से हमारी देशभक्ति का आकलन ना करें, यह देश हमारा है और हमारा रहेगा। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सत्ताधारी बीजेपी बोली, पठान को विधानसभा में भारत माता की जय न बोलने पर आम राय से निलंबित करने का फैसला किया गया। एक विधायक के तौर पर वारिस पठान कहते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा, ये अपने भारत देश का अपमान है, ये सबसे बड़ा देशद्रोह है। मैं जय हिंद बोलता हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता हूँ, जय महाराष्ट्र। तो क्या वाकई नारों को लेकर देश में सियासत तेज हो चली है, या फिर नारों के जरिए ही देशभक्ति दिखलाई जा रही है, या फिर राजनीति साधते हुए संघ परिवार को निशाने पर लेकर एक नई राजनीतिक जमीन इस दौर में बनाई जा रही है? क्योंकि याद कीजिए 48 घंटे पहले ही एमआईएम के नेता ओवैसी ने खुले तौर पर भारत माता की जय को संघ का दबाव करार दिया था। मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। देहरादून में घोड़े पर विधायक की बेरहमी की तस्वीरें सामने आई हैं। विधानसभा घेराव के कार्यक्रम में घुड़सवार पुलिस के रोकने पर बीजेपी विधायक गणेश जोशी इतना भड़क गए कि घोड़े पर लाठियों से हमला। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो, पैसे वाले मेरा बजट तू